Hello guys, welcome in my YouTube channel. Today we'll discuss about the mycobacteria. तो अपन माइकोबैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, लैब डायग्नोसिस, डिजीज, क्लासिफिकेशन ऑफ द माइकोबैक्टीरिया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। तो अपन शुरू करते हैं। माइकोबैक्टीरियम बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ माइकोबैक्टीरियासी एंड ऑर्डर होता है एक्टिनोमाइसिटिलिस। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इसके अंदर एसिड फास्टनेस होता है। तो एसिड फास्टनेस क्या होता है कि इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई कॉन्टैक्ट ऑफ माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है सेल वॉल के अंदर और इंटीग्रिटी ऑफ द सेल वॉल। और ये माइकोलिक एसिड होता है रेजिस्टेंट डीकलराइजेशन बाय डाइल्यूट मिनरल्स एसिड। और इसके अंदर डीएनए होता है वो गुआनिन और साइटोसाइन जीसी रिच होता है, 61 to 71 मोल % होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, जिसमें 54 to 57 मोल % पाया जाता है। माइकोबैक्टीरियम क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरिंग होता है, नॉन कैप्सुलेटेड एंड वीकली ग्राम पॉजिटिव रोड्स पाया जाता है। स्ट्रेट एंड स्लाइटली कर्व्ड रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। ऑब्लिगेट एरोब्स माइक्रो एरोफिलिक होता है। समटाइम्स ऑफ ब्रांचिंग फिलामेंट्स फॉर्म्स रिसेंबलिंग फंगल माइसीलियम। तो माइकोबैक्टीरिया, माइसीज मतलब फंगस होता है, तो ये फंगस की तरह रिसेंबलिंग होता है। तो रिफ्लेक्ट द मोल्ड लाइक पेलिकल फॉर्मेशन ऑन लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडिया पे रिफ्लेक्टिंग मोल्ड लाइक पेलिकल फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको माइकोबैक्टीरिया कहते हैं। अब अपन इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन में 3 तरह का क्लासिफिकेशन पाया जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एंड नॉन ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ऑल्सो कॉल्ड एनटीएम। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अंदर सबसे पहले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो ह्यूमन एंड एनिमल्स को इन्फेक्टेड करता है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे होता है कॉज लेप्रोसी इन ह्यूमन एंड एनटीएम में सम बैक्टीरिया जैसे इन्वायरमेंटल में सोइल और वाटर में पाए जाते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम फेली एंड माइकोबैक्टीरियम गॉर्डोनी। कॉमनशियल बैक्टीरिया होते हैं यूरिन के अंदर, ह्यूमन के अंदर माइकोबैक्टीरियम स्मैगमेटिस, वो यूरिन के अंदर पाए जाते हैं। और अपॉर्चुनिटीज पैथोजन होते हैं सम बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम कंसासी होते हैं, ये कभी कभार पैथोजन के रूप में काम आते हैं। अब अपन देखते हैं, क्लासिफिकेशन देख लिया। अब क्लासिफिकेशन का पहला क्लासिफिकेशन अपन ब्रीफली देखते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स होता है, वो कॉज क्या करता है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी करता है और मोस्टली इन लंग, बट कैन इफेक्ट अदर ऑर्गन। ये अदर ऑर्गन को भी इफेक्ट कर देता है, जैसे सीएफएफ के अंदर चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा एंड लिम्फेडिनोपैथी कर देगा, सम ऑर्गन डिजीज कर देता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। और ये मेजर प्रॉब्लम होती है, ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम, टीबी बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। अब अपन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का कुछ बैक्टीरिया के नाम देखते हैं। जैसे सबसे पहले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ह्यूमन टीबी मोस्ट कॉमन होता है। माइकोबैक्टीरियम बोविस कैटल टीबी एंड जूनोटिक होता है। माइकोबैक्टीरियम कैप्रे रिलेटेड टू एम बोविस। माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम जो वेस्ट अफ्रीका के अंदर ज़्यादातर मोस्टली फाउंड किया जाता है। अलग अलग स्ट्रेन होते हैं इनके, तो उसके बेसिस पे अलग अलग बैक्टीरिया के नाम हो जाते हैं। माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी होता है, वो वॉल बेसिलाई होता है, लेस वायरुलेंट होता है। एंड माइकोबैक्टीरियम पिनिपेडाई एंड माइकोबैक्टीरियम कनेटी जो ईस्ट अफ्रीका में और स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। और सम बैक्टीरिया रेयर और रीजन स्पेसिफिक आइसोलेट हो सकते हैं, जैसे एम ओरेजिस, एम मूंगी एंड डेसी एंड चिंपैंजी बेसिलाई। अब अपन माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल देखते हैं। सेल वॉल इसकी अलग होती है, इसलिए इसको हाईली माइकोलिक एसिड कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो अपन देखते हैं इसकी सेल वॉल। तो सेल वॉल समझते हैं, उससे पहले अपन देख ले हैं कि नॉर्मल बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है, उसके अंदर क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, फिर पेरिप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है और फिर पाया जाता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। तो नॉर्मली इसके अंदर ये तो होगा, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होगा, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होगा, लेकिन उसके बाद में इसकी एक अदर लेयर होती है, उसका नाम होता है अर्बिनोगैलेक्टॉन। ये अर्बिनोगैलेक्टॉन की लेयर बनी होती है और उसके अर्बिनोगैलेक्टॉन से माइकोलिक एसिड होता है, वो कॉन्टेक्ट रहता है और माइकोलिक एसिड से एसाइल लिपिड जुड़े होते हैं। तो एसाइल लिपिड हो गए बाहर की तरफ और सम सरफेस पे प्रोटीन पाए जाते हैं जो लिपिड, ग्लाइकोलिपिड और माइकोसाइट्स के बने होते हैं और कुछ पोरिन्स पाए जाते हैं, इसलिए इसकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड संरचना होती है।
और अर्बिनोगलेक्टेड जो लेयर होती है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को माइक्रोफेज के अंदर सर्वाइव करने का काम करती है। तो ये माइकोबैक्टीरियम को माइक्रोफेज में जाने पे ये वहाँ पर आसानी से ग्रोथ कर सकता है। और माइकोलिक एसिड क्या होता है कि ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड से बने होते हैं और अर्बिनोग्लाइकन से अटैच होते हैं। तो ये कन्फर्म्स वेरी लो परमेबिलिटी ऑफ द सेल वॉल एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड फास्टनर, और कुछ टाइम रिड्यूस कर देता है एंटीबायोटिक की एंट्री को और हाईली रेजिस्टेंस दिखाता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बाद। अब नेक्स्ट अपन पैथोजेनेसिस देखते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो जाता है, ह्यूमन हो जाता है या बोवाइन सोर्स हो जाता है। बोवाइन सोर्स इन द सेंस कंजप्शन करते हैं अनपास्चुरेटेड इन्फेक्टेड मिल्क होता है, इससे मेनली टीबी कॉज हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, इनहेलेशन हो जाता है, मेन मोड होता है। और टीबी स्प्रेड बाय ब्रीथिंग इन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई रिलीज्ड इन इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग के टाइम हो जाता है। और ईच कप में रिलीज्ड अप टू 3000 इन्फेक्टियस ड्रॉपलेट, 3000 इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट वो स्प्रेड कर सकता है। और टिनी पार्टिकल होता है जो लेस देन 5 to 10 माइक्रोमीटर साइज के होते हैं, वो रिमेन सस्पेंडेड रह जाते हैं एयर के अंदर और कई घंटों तक वो सर्वाइवल कर जाते हैं एयर के अंदर। और अपन इनहेलेशन के टाइम पे जब ब्रीथिंग अंदर करेंगे तो वो अंदर चले जाएंगे बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जाके अंदर ग्रोथ करेंगे और टीबी का इन्फेक्शन कर देंगे। अब अदर मोड क्या होता है, अदर मोड हो सकता है इनोक्यूलेशन, डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट से हो जाता है। लेकिन इंजेक्शन मतलब मेनली छोटे बच्चों के अंदर होता है। क्या होता है कि स्पुटम आते हैं, वो स्पुटम को बाहर स्प्रेड नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, तो अंदर चला जाता है टीबी पेट के अंदर और कॉज इंटेस्टिनल टीबी, ये कॉज कर देता है। अब आता है लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले होता है सैंपल कलेक्शन। तो सैंपल कलेक्शन के अंदर अपन पल्मोनरी टीबी होता है तो स्पुटम सैंपल लेते हैं। ओनली वन स्पॉट सैंपल, मतलब ऑन द स्पॉट, और वन अर्ली मॉर्निंग लेते हैं। तो 2 सैंपल लेने जरूरी होते हैं। 2 सैंपल क्यों लेते हैं, कभी कभी बैक्टीरिया एक स्पुटम के अंदर बैक्टीरिया नहीं आ पाता, या बैक्टीरिया लोड कम होता है, या सैंपल की स्पुटम सैंपल की क्वालिटी कम होती है, इसलिए अपन 2 लेते हैं ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया है कि नहीं आसानी से अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। और गैस्ट्रिक एस्पिरिट बिकॉज स्वेलो स्पुटम सडनली एंड ब्रोंकियो एल्वोलर लीवेज सैंपल के रूप में आ सकता है। और अदर जैसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये पल्मोनरी टीबी हो गया और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि अदर देन लंग्स, जैसे ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडिनोटाइटिस हो गया, प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एंड ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द अपर एयरवे, जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एंड ट्यूबरकुलोसिस ऑफ सीएनएस हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस हो गया, और ट्यूबरकुलोसिस पेरिकार्डियाटिस हो गया। ये अलग अलग कहीं भी बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शन कर सकता है, जरूरी नहीं है कि लंग्स के अंदर ही करे। तो टीबी का अलग अलग होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अपन को डीकंटामिनेशन, डाइजेशन एंड कंसंट्रेशन यील्ड को बढ़ाना होता है। तो डीकंटामिनेशन क्यों करते हैं, डाइजेशन क्यों करते हैं, और कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाते हैं, तो वो अपन देखेंगे। डीकंटामिनेशन का मतलब क्या हो गया और डाइजेशन का मतलब क्या हो गया, तो वो समझते हैं। तो डाइजेशन का मतलब हो गया, जैसे थिक म्यूकस होता है, थिक पस सेल, स्पुटम सैंपल होता है वो थिक होता है, उसको एकदम पतला करके बैक्टीरिया को बाहर निकालते हैं स्पुटम से। तो इसका मतलब क्या हो गया, डाइजेशन करते हैं। डीकंटामिनेशन करते हैं कि ये कुछ जो टीबी का जैसे स्पुटम सैंपल हो गया उसमें नॉर्मल फ्लोरा आ जाता है, तो उसमें डिटेक्ट करना, क्योंकि बैक्टीरियल लोड ऑलरेडी बहुत कम होता है तो डिटेक्ट करना अपने बारे में मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं कि उसमें कुछ एंटीबायोटिक मिला के उसको डीकंटामिनेशन कर देते हैं, नॉर्मल फ्लोरा को इनहिबिट कर देते हैं, और कंसंट्रेशन में इंक्रीज द यील्ड करते हैं। तो डीकंटामिनेशन प्रोसेस में 70% NaCl होता है प्लस 4% NaOH, इसको मिक्स करके इक्वल अमाउंट में बना देते हैं। इसको कॉल्ड क्या कहते हैं, हिक्वेट मेथड। अब इसको जब मिक्स कर लिया तो इसमें से 1.5 ml एलिक्वेट, मतलब इस सैंपल को लेते हैं और 1 ml सैंपल स्पुटम सैंपल को ऐड कर देते हैं। अब वॉर्टेक्स एक मशीन होता है, उस वॉर्टेक्स पे 1 मिनट के लिए इसको वाइब्रेट करते हैं, 180 डिग्री सेल्सियस पे वो घूमती रहती है, 180 डिग्री पे। अब हिमोजिनेज करते हैं 20 मिनट्स
और ऐड बाद में क्या करते हैं, ऐड 50 ml ऑफ पीबीएस फॉस्फेट बफर सेलाइन डालते हैं इसके अंदर। फिर इसको क्या करते हैं, वापस सेंट्रीफ्यूज करते हैं फॉर 20 मिनट्स के लिए 4000 आरपीएम पे, और डिस्कार्ड सुपरनेटेंट डिस्कस कर देते हैं। फिर अपन वापस 1 ml पीबीएस मिलाते हैं, तो क्या करते हैं, वॉश द पैलेट हो जाता है, ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया वो बॉटम पे रह जाते हैं, और जो न्यूट्रलाइज कर देता है, जो पीछे कोई NaOH बचा है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है पीबीएस। अब क्या करेंगे, एक ड्रॉप लेंगे स्लाइड पे, स्लाइड को एयर ड्राई करेंगे और मेथनॉल फिक्सेशन करके उसका स्टेनिंग करेंगे, और 1 ml होता है mg ट्यूब में डालेंगे, उसके साथ 0.1 ml पेंटा डालेंगे। ये पेंटा mg ट्यूब क्या है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पहले इसका डिकंटामिनेशन, डाइजेशन और सेंट्रीफ्यूज का कॉन्सेप्ट होता है वो समझ लेते हैं। फिर क्या, लोड इन बीडी मशीन में। अदर मेथड क्या होता है, एक पेट्रोप्स मेथड पाया जाता है। पेट्रोप्स मेथड में क्या होता है, सैंपल लेते हैं स्पुटम का और 4% NaOH डालते हैं, उसको डायरेक्ट ही सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, और डायरेक्ट सेंट्रीफ्यूज करने पे सेडिमेंट होता है वो न्यूट्रलाइज विद द फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन, और फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन की रेंज होती है pH 6.8 टू 7.2। अब NaLC, इसका मीनिंग होता है कि N एसिटाइल N सिस्टीन डाल के साथ में 2% NaOH डालते हैं, तो इसका क्या करते हैं कि ये लिक्विफाई सैंपल करते हैं, सैंपल को लिक्विफाई करता है, स्पुटम को लिक्विफाई कर देता है, और ये अदर कॉमर्शियल बैक्टीरिया को किल करता है 2% NaOH। और डाइजेशन, वो डिकंटामिनेशन हो गया। अब डाइजेशन में लिक्विफाई द थिक म्यूकस पस एंड ब्रेक डाउन प्रोटीनस मटेरियल, इसमें NaLC अपन यूज करते हैं, यहाँ लिक्विफाई में देख लिया सब में साथ में। एंड कंसंट्रेशन में हाई हील्ड बढ़ा देते हैं सेंट्रीफ्यूज से। अब आते हैं अपन माइक्रोस्कोपी करेंगे। अब माइक्रोस्कोपी करने के लिए स्पुटम का एक स्लाइड पे अपन क्या करेंगे, स्मीयर बनाएंगे, और स्मीयर ऐसा बनाना चाहिए 2 इंटू 3 सेंटीमीटर के अंदर। जब अपन बुक पे रखे उस स्लाइड को, तो अपन को जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं बुक्स पे या किसी कागज़ पे, वो उस आर पार दिखने चाहिए स्मीयर से। उसको स्मीयर नहीं तो थिक बनाना और नहीं ज़्यादा पतला करना है, उसको थिन करना है। तो स्टेनिंग का मेथड क्या क्या होता है, स्टेनिंग 3 तरीके से किया जाता है। जैसे ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव बैक्टीरिया की नॉर्मली ग्राम स्टेनिंग होता है। दूसरा कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी के लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग होता है। वैसे ही इसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अंदर ग्राम स्टेनिंग नहीं होता, ना ही एसिड फास्ट स्टेनिंग होता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जेल नेल्सन जेडन टेक्निक होता है, और किनोयंस कोल्ड एसिड फास्ट टेक्निक एंड ओरामाइन फिनोल टेक्निक, ये 3 तरीके से करते हैं। अब क्या होता है, जेडन टेक्निक होता है वो हॉट मेथड। सबसे पहले अपन हॉट मेथड लेते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जब फिक्सेशन करते हैं वो हीट के साथ करते हैं और एयर ड्राई करते हैं या मेथनॉल करते हैं। इसमें प्राइमरी स्टैंड लेते हैं अपन स्ट्रॉन्ग कार्बल फ्यूजन फॉर 5 मिनट्स, और स्लाइड को अपन बर्नर पे गर्म करते हैं तब तक जब तक प्राइमरी स्टैंड वॉपराइज ना हो जाए, और बाद में अगर ड्राई हो जाता है स्टैंड तो उसके अंदर और स्टैंड मिला देते हैं अपन, लेकिन उसको वेट करना पड़ता है 5%। हीट इसलिए करते हैं आसानी से ये पेनेट्रेट हो जाता है। डीकलराइजेशन क्या हो जाएगा, 25% सल्फ्यूरिक एसिड फॉर 3 मिनट्स, ये डीकलराइजेशन होता है। 25% सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब 25% सल्फ्यूरिक एसिड इसके लिए लेते हैं, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के लिए अपन क्या ले लेते हैं, 5% सल्फ्यूरिक एसिड। नोकॉर्डिया के लिए अपन 1% एसिटिक एसिड, और स्पोर होता है उसके लिए 0.25 टू 0.5% लेते हैं। और स्पम के लिए हो गया तो अपन 0.5% से 0.1 सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, किसके लिए, डीकलराइजेशन के लिए। अब काउंटर स्टैंडिंग हो गया मिथाइलिन ब्लू, 0.1% मिथाइलिन ब्लू, ये 1 मिनट के लिए रखते हैं अपन। तो टोटल टाइम हो गया 5, 3 एंड 1। फिर इसमें इंटरप्रिटेशन अपन कैसे देते हैं, इंटरप्रिटेशन ऐसे देते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अपीयर एज ए लॉन्ग सिलेंडर बीडेड लेस यूनिफॉर्मली स्टैंड रेड कलर एसिड फास्ट बेसिलाई। इसमें रेड कलर एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, बैकग्राउंड और अदर बैक्टीरिया होते हैं वो अपीयर ब्लू कलर। अब इसका मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकता है, अपन को मॉडिफिकेशन भी जानना जरूरी होता है। तो मॉडिफिकेशन कभी भी वाइवा में पूछ लेते हैं। तो कोल्ड मेथड को बोलते हैं किनोयंस मेथड। उसमें क्या करते हैं, हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। फिनोल कंसंट्रेशन इन कार्बल फ्यूजन, कार्बल फ्यूजन के अंदर ये फ्यूजन है, ये तो डाई है,
और कार्बोल होता है वो फिनॉल होता है, तो उसके अंदर फिनॉल की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ कार्बन फ्यूजन स्टेनिंग इज मोर, जैसे यहाँ 5 मिनट की है तो उधर 6-7 मिनट में कर देंगे अपन इसमें कोल्ड मेथड में। और क्या क्या हो सकता है, डीकलराइजेशन के बारे में अपन सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं लेके एसिड एल्कोहल भी ले सकते हैं। इस एसिड एल्कोहल में 3% HCl होता है और 95% इथाइल एल्कोहल होता है, ठीक है। और मेलेकाइट ग्रीन कैन बी यूज्ड ए काउंटर स्टेन, काउंटर स्टेन नॉर्मली अपन यूज करते हैं मिथाइलिन ब्लू, और यहाँ ले सकते हैं मेलेकाइट ग्रीन। और अब अपन ने स्टेनिंग किया तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। एडवांटेज होता है कि एक तो माइक्रोस्कोपी है वो रैपिड है और इजी टू परफॉर्म एट पेरिफेरल लेबोरेटरीज एंड इज ए चीपर। और डिसएडवांटेज क्या है कि लो सेंसिटिविटी विथ ए डिटेक्शन लिमिट ऑफ 10⁴ बेसिली पर ml ऑफ द स्पुटम। एंड स्मीयर माइक्रोस्कोपी इज लेस सेंसिटिविटी देन कल्चर मीडियम, से ये लेस सेंसिटिविटी होता है। और कैन नॉट डिटरमाइन द वायबिलिटी ऑफ द बेसिलाई, की बेसिलाई डेड है या वायबल है, इसका अपन पता माइक्रोस्कोपी से नहीं कर सकते, इसका पता अपन सिर्फ कल्चर पे ही कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ गाइडलाइन होता है, वो गाइडलाइन RNTCP गाइडलाइन फॉर ग्रेडिंग ऑफ स्पुटम स्मीयर, तो ये ग्रेडिंग देते हैं। अब RNTCP का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये यूजफुल होता है मॉनिटरिंग द ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट एंड असेसिंग द सेवेरिटी ऑफ डिजीज, ठीक है। और इसके अंदर अपन स्पुटम की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। तो देखो, नंबर ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई सीन इन द ऑयल इमर्सन, ग्रेडिंग एंड रिजल्ट क्या क्या देंगे अपन। तो अगर 100 ऑयल फील्ड होता है तो अगर एक भी एसिड फास्ट बेसिलाई नहीं होता है तो अपन 0 ग्रेडिंग देते हैं और नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, ठीक है। अगर ऑयल इमर्सन फील्ड पे पर 100 ऑयल इमर्सन फील्ड पे 1 to 9 है तो अपन उसको बोलते हैं स्कैंटी है, लेकिन अपन पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब 10 to 9 बैक्टीरिया है वो 100 ऑयल इमर्सन फील्ड पे है तो अपन +1 देते हैं और पॉजिटिव देते हैं रिजल्ट। अब वो 100 ऑयल इमर्सन फील्ड पे है तो ये सिर्फ एक ऑयल इमर्सन फील्ड में 1 से 10 बैक्टीरिया है तो उसको अपन +2 ग्रेडिंग देंगे, और अगर ग्रेटर देन 10 है तो +3 ग्रेडिंग देंगे और पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, ठीक है। तीसरा टेक्निक होता है कि AP स्टेनिंग, इससे ओरामाइन फिनॉल भी बोलते हैं, फिक्सेशन करते हैं मेथनॉल से और 0.3% ऐड ओरामाइन फिनॉल 20 मिनट के लिए, 0.5% ऐड एसिड एल्कोहल फॉर 1 मिनट के लिए, और 0.1% ऐड पोटेशियम परमैंगनेट KMnO फॉर 1 मिनट के लिए, और वाश कर देते हैं स्लाइड को। और फिर इसको जब माइक्रोस्कोपी पे देखते हैं तो कैसा दिखता है, ट्यूबरकल बेसिलाई अपीयर ब्राइट ब्रिलियंट ग्रीन अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, माइक्रोस्कोपी होता है उसके अंदर देखते हैं। अब प्रोसेसिंग हो गया, इसका स्टेनिंग हो गया। अब क्या करते हैं अपन, सैंपल को LG मीडियम प्रोसेसिंग करते हैं। तो LG मीडियम क्या होता है, ये लोवेंस्टन जेनसन मीडिया होता है इसका नाम। इसका कंपोजिशन होता है कोएगुलेटेड हेंस एग, मिनरल सॉल्ट सॉल्यूशन, एस्पार्जिन एंड मेलेकाइट ग्रीन। ये सेलेक्टिव एजेंट होता है मेलेकाइट ग्रीन। अब इसके अंदर नॉर्मली जो अपन बोन मेरो सैंपल होता है वो डालते हैं इसके अंदर LG मीडियम के अंदर, और इंक्यूबेटेड टाइम होता है 6 से 8 वीक होता है, बहुत ज़्यादा इंक्यूबेटेड होता है। पॉजिटिव रिजल्ट अगर होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट और ग्रो होगा LG मीडियम पर बैक्टीरिया 6 से 8 वीक के बाद में, क्योंकि लॉन्ग जनरेशन टाइम होता है 10 to 15 आवर्स। अब कॉलोनी कैसी होती है LG मीडिया पे, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रोड्यूस टिपिकली रफ, टफ एंड बफ कलर्ड कॉलोनी। और M. bovis की होती है, वो प्रोड्यूस स्मूथ मॉइस्ट एंड वाइट कलर्ड कॉलोनी विथ ब्रेक इजीली व्हेन टच, तो टच करेंगे तो इजीली ब्रेक हो जाएगी। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की रफ टफ बफ कलर कॉलोनी प्रोड्यूस होगी LG मीडियम पर। LG मीडियम मीन्स लोवेंस्टन जेनसन मीडियम, दिस इज ए सेलेक्टिव मीडियम। अब पीछे पड़ा अपन ने वो सॉलिड मीडिया था, अब कुछ लिक्विड मीडिया होता है, जैसे क्रिचनर्स मीडियम हो गया और मिडलब्रुक 7H9 मीडियम। तो इसको क्या करते हैं, ये मीडिया होता है LG मीडियम को डिस्कार्ड कैसे करते हैं,
इंस्पिसिशन से फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन होता है 80 to 85 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स के लिए ये करता है। जैसे ये हो गया लॉन्स्टन जेंसन मीडियम हो गया, एलएसएस हो गया, एलएसएस मीन्स लोफलर सीरम स्लोप हो गया, जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी के लिए यूज करता है, उन सबको इंस्पिसिशन के रूप में डिस्कार्ड करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। ऑटोमेटेड लिक्विड कल्चर आ गया। अब ऑटोमेटेड लिक्विड कल्चर के अंदर क्या आ गया, टेक 3 to 4 वीक लेता है, पॉजिटिव ग्रोथ 99% डिटेक्ट विद इन 3 to 4 वीक एंड नेगेटिव रिजल्ट इज रिपोर्टेड आफ्टर 6 वीक ऑफ द इंक्यूबेशन। तो 6 वीक इंक्यूबेशन करने के बाद ही रिजल्ट नेगेटिव देना, नहीं तो पहले नहीं देना। अब क्या होता है कि ये एमजी ट्यूब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है माइकोबैक्टीरियम ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब होता है। ये WHO और RNTCP गाइडलाइन के अनुसार होता है। तो इसके अंदर जो लिक्विड मीडिया पाया जाता है उसे मिडल ब्रुक H9 मीडियम कहते हैं, और सप्लीमेंट डालते हैं अपन, जैसे OADC डाल दिया तो ओलिक एसिड, एल्बुमिन, डेक्सट्रोज एंड कैटालेज। और पेंटा, ये पेंटा क्या होता है, एंटीबायोटिक का ग्रुप होता है, इनहिबिशन नॉर्मल फ्लोरा करता है। तो इसमें पॉलीमिक्सिन बी, एम्फोटेरिसिन, नेलिडिक्सिक एसिड एंड ट्राइमिथोप्राइम एंड एजेलोसिलिन ये पाया जाता है। और ऑटोमेटेड मेथड होता है, जैसे बैकटेक अलर्ट हो गया, वर्साटेक हो गया, और बैकटेक एमजिट हो गया एंड माल्डी हो जाएगा। अब इसका एमजी ट्यूब का मशीन होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल ये होता है कि नॉर्मली अपन जब बैक्टीरिया को इनोकुलम करेंगे तो सबसे पहले उसके अंदर O2 ज़्यादा होगा, तो फ्लोरोसेंट डाई होता है वो सप्रेस्ड होती है O2 की वजह से। फिर बैक्टीरिया क्या करेगा, O2 को यूज करेगा और CO2 प्रोड्यूस करेगा। CO2 के अंदर वो कम्स आउट आ जाएगी फ्लोरोसेंट डाई, और उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे अपन, फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी टू कंफर्म बैक्टीरियल ग्रोथ, इंटेंसिटी अपन कंफर्म करेंगे। तो ट्यूब कंटेन लिक्विड ब्रोथ प्लस O2 सेंसिटिव फ्लोरोसेंट कंपाउंड, इनिशियली हाई ऑक्सीजन लेवल क्वांचेज सप्रेस द फ्लोरोसेंस नो लाइट। As mycobacterium grow, they consume oxygen, oxygen level drop and low oxygen fluorescence increase detected by automated machine. The machine monitors their fluorescence intensity to confirm bacterial growth. Now, endorsed by WHO and RNTCP, revised National Tuberculosis Control Program, and usage क्या होता है इसका, डिटेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरिया एंड ड्रग सस्पेक्टिबिलिटी टेस्टिंग, DST के काम आता है। तो ये जरूरी नहीं है कि माइकोबैक्टीरिया के लिए ही ग्रोथ करता है, अदर बैक्टीरिया भी हो सकता है, जैसे कॉमर्शियल बैक्टीरिया कभी कभी नहीं मरते हैं और ग्रोथ कर जाता है, तो ये डिटेक्शन कर सकता है। तो उसको अपन रिकन्फर्म करने के लिए कल्चर माइक्रोस्कोपी करेंगे, कल्चर पे करेंगे, फिर अपन पूरा प्रोसेस करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे। अब अपन आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, अगर कॉलोनी ग्रो हो रहा है एलजे मीडियम में तो पॉजिटिव फ्लैग ऑटोमेटेड कल्चर बोतल अगर दे दिया तो फाउंड AFB पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके बाद में अपन देखेंगे कि ये पॉजिटिव है। एक MPT64 एंटीजन होता है, वो ICT कार्ड से इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी कार्ड से अपन डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट हो गया, ये कार्ड आया जाता है। कार्ड में जब अपन एंटीबॉडी डालते हैं तो एंटीजन डिटेक्ट हो जाता है। बायोकेमिकल टेस्ट के अंदर नियासिन टेस्ट, नाइट्रेट डिटेक्शन एंड पायराजिनामिडेज टेस्ट होता है। ये क्या करते हैं, पॉजिटिव माइकोबैक्टीरिया के लिए, लेकिन नेगेटिव होता है एम्बोविस के लिए, लेकिन ये अभी यूज़ नहीं करते। अब आ जाता है मॉलिक्यूलर मेथड। मॉलिक्यूलर मेथड में ये एक तो लेस टाइम होता है देन कल्चर से, मोर सेंसिटिव, यूजफुल फॉर एक्स्ट्रा पल्मोनरी एंड डिटेक्ट द जीन कोडिंग, ओके। तो ये PCR होता है सबसे पहले। तो PCR क्या होता है, नेस्टेड PCR होता है, ये जीन को डिटेक्ट करता है। IS6110 जीन होता है और MPT64 जीन होता है, उसको डिटेक्ट करता है। एक होता है CB0, CB0 का फुल फॉर्म होता है कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, इसको जीन एक्सपर्ट भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि इसका लोवेस्ट टर्न अराउंड PCR होता है। तो उसका प्रिंसिपल क्या होता है कि ये MTB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स का DNA होता है, उसको डिटेक्ट करता है। रिम्फाप्सिन रेजिस्टेंस होता है, जैसे म्यूटेशन हो गया RPOB जीन के अंदर, RPOB जीन होता है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, तो रिम्फाप्सिन के प्रति ये रेजिस्टेंस शो करता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है। और इसमें जो प्रोब यूज़ करता है टारगेटिंग वेरियस सीक्वेंस फॉर RPOB जीन को डिटेक्ट करने के लिए, वो
5 प्रोब टारगेटिंग यूज़ करते हैं। अब इसका एक अलग से क्या है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल क्या है कि कंटामिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कार्ट्रेज बोतल होती है वो एक सिंगल स्पुटम के लिए अलग से यूज़ करते हैं और अलग ही इसको मशीन के अंदर लोड करते हैं। तो इट एम्प्लॉयज सिंगल यूज डिस्पोजेबल कार्ट्रेज आर सेल्फ कंटेन क्रॉस कंटामिनेशन बिटवीन सैंपल एंड एलिमिनेटेड। ठीक है। अब प्रोसीजर क्या होता है, ऐड करते हैं 2:1। 2 में क्या होता है, बफर सॉल्यूशन, और 1 में सैंपल फ्रेश स्पुटम सैंपल होते हैं, उसको सेक ऑन वोर्टेक्स डिफरेंट टाइप एंड रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं 10 मिनट के लिए। फिर अगेन वोर्टेक्स पे अपन इसको सेक करते हैं और रूम टेम्परेचर पे 5 मिनट के लिख देते हैं। फिर ट्रांसफ़र करते हैं 2 to 4 ml टू कार्ट्रेज के अंदर। फिक्स कंटेनिंग पीसीआर रिएजेंट होता है, उसके अंदर रिएजेंट फिक्स ही होता है, और गो टू जीन एक्सपर्ट मशीन के अंदर, और फॉर 2 hours टाइम लेता है। तो जब शुरू करते हैं प्रोसीजर और मशीन के अंदर डालने तक, रिजल्ट आने तक 2 घंटे का समय लेता है। तो ये जनरली फॉर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए यूज होता है। WHO रिकमेंडेड जीन एक्सपर्ट इनिशियल टेस्ट है स्पेशली इफेक्टिव फॉर CSF, लिम्फ नोड एस्पिरेट एंड टिश्यू स्पेसिमेन। प्लूरल टीबी के अंदर क्या होता है कि प्लूरल की बायोप्सी लेते हैं, तो प्लूरल फ्लूइड नहीं लेते। प्लूरल फ्लूइड के अंदर माइकोबैक्टीरियम कम रहते हैं, लेकिन वो टिश्यू से ज़्यादा चिपक जाते हैं, इसलिए अपन वहाँ की बायोप्सी लेते हैं और बायोप्सी को मीडिया के अंदर डाल के ग्रो करवाते हैं। अब डायग्नोस्टिक यूटिलिटी कितनी होती है जीन एक्सपर्ट की, डिटेक्शन लिमिट होता है 131 बेसिलाई पर ml में डिटेक्शन कर लेता है, और टीबी बेसिलाई होता है वो 88% सेंसिटिविटी एंड 99% स्पेसिफिसिटी। ये डायग्नोस्टिक यूटिलिटी हो गया। फॉर रिम्फाप्सिन रेजिस्टेंस हो गया 95% सेंसिटिविटी एंड 98% स्पेसिफिसिटी हो गया। अब डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये वेरी कॉस्टली होता है, कैन नॉट डिफरेंशिएट स्पीसीज विद इन MTP कॉम्प्लेक्स। ये सिर्फ किसको डिटेक्ट करता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को। अब अपन इसके ड्रग्स के बारे में देखेंगे, फर्स्ट लाइन ड्रग या सेकंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग में क्या हो गया, आइसोनियाजिड, रिफाम्पसिन एंड पायरिजिनामिडेज, इथेमेब्यूटोल हो गया एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। और सेकंड लाइन ड्रग्स के अंदर इथेनोमाइड एंड प्रोथेनोमाइड एंड क्वेनालोन्स हो गया, लेवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड ऑफ्लॉक्सासिन। एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो गया, कैनामाइसिन एंड कैप्रोमाइसिन, एमिकासिन एंड साइक्लोसेरिन हो गया, और पैरा एमिनोसैलिक साइक्लिक एसिड हो गया। इन मैक्रोलिड्स में हो गया क्लेरिथ्रोमाइसिन। अब अपन आगे देखते हैं नॉन ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये पिगमेंट प्रोडक्शन एंड रेट ऑफ ग्रोथ के बेस्ड पे क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन होता है फोटोक्रोमोजन। फोटोक्रोमोजन क्या करता है कि प्रोड्यूस पिगमेंट ओनली इन लाइट। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, माइकोबैक्टीरियम मैरिनम, माइकोबैक्टीरियम एशियाटिकम एंड माइकोबैक्टीरियम सीमियाई, माइकोबैक्टीरियम कंसासी। अब दूसरे में हो जाएगा स्कोटोक्रोमोजन। स्कोटोक्रोमोजन का मतलब प्रोड्यूस पिगमेंट बोथ इन डार्क एंड लाइट, डार्क एंड लाइट के अंदर प्रोड्यूस करेगा। तो इसका एग्जाम्पल हो गया माइकोबैक्टीरियम सुलगाई, माइकोबैक्टीरियम गोर्डोनी, माइकोबैक्टीरियम चैलेडम एंड माइकोबैक्टीरियम फ्लेवेसेंस। ठीक है। और तीसरे पे हो जाएगा नॉन फोटो क्रोमोजन। नॉन फोटो क्रोमोजन के अंदर डू नॉट प्रोड्यूस पिगमेंट, इसका हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम जीनोनी एंड माइकोबैक्टीरियम अल्सरेंस, माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस। फिर फोर्थ में आ जाएगा रैपिड ग्रो। ये क्या करता है, बैक्टीरिया ग्रो इन विद इन द वीक। नॉर्मली टाइम लेता है 6 से 7 वीक के बीच में, ये नॉर्मली विद इन ग्रोथ में ले लेंगे। तो इसका क्या करता है, माइकोबैक्टीरियम चेलोने, माइकोबैक्टीरियम स्मैग्मेटिस, ये यूरिन के अंदर नॉर्मल फ्लोरा के रूप में पाया जाता है, और माइकोबैक्टीरियम एब्सेसस।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।